गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चों, वो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन। आज जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। दो टॉपिक को खास कर लेके चलना है। पहला हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो बाल्कन प्रॉब्लम्स एंड बाल्कन प्रॉब्लम्स के बाद बच्चों इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक वार, इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रीक वार जो पढ़ना है बच्चों। आज हम लोगों को पढ़ना है इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, ये दो टॉपिक आज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो बाल्कन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है। तो बाल्कन के बारे में हम बच्चों आज डिस्कस करेंगे। बाल्कन टेंशन, या कहीं कहीं पर बाल्कन टेंशन लिखी मिलती है, कहीं कहीं पर यही से वर्ड बाल्कन प्रॉब्लम्स के नाम से लिखा मिलता है। तो कुछ बुक में ये बाल्कन प्रॉब्लम्स के नाम से डिस्कस है, कुछ बुक्स में बच्चों ये बाल्कन टेंशन के नाम से डिस्कस है। तो अगर हम बाल्कन प्रॉब्लम्स की बात करें या बाल्कन टेंशन की बात करें, तो बाल्कन सबसे पहले समझते हैं कि बाल्कन क्या है। तो बच्चों बाल्कन एक यूरोप का एक बहुत बड़ा एरिया है। आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि उस एरिया पे प्रेजेंट टाइम पे 11 कंट्रीज आर एग्जिस्टिंग। बाल्कन का जो एरिया है बच्चों, उस एरिया में प्रेजेंट टाइम पे 11 कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो जो 11 कंट्रीज का जो एरिया है, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे 11 कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस एरिया को ही हम लोग उस समय बेटे बाल्कन एरिया के नाम से जानते हैं। बाल्कन एरिया जो था स्टार्टिंग में बच्चों हम लोग जानते हैं ओटोमन एम्पायर यूरोप का एक बहुत बड़ा एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर इज ए वेरी लार्ज एम्पायर ऑफ द यूरोप। तो जो बाल्कन था बच्चों, ये भी ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। ओटोमन एम्पायर जब अपने चरम लिमिट में था, अपने लिमिट में था, तो इट हैज आल्सो कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप। तो बाल्कन का एरिया भी, द एरिया ऑफ द बाल्कन वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय द ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर का एरिया को बाल्कन के एरिया को ओटोमन एम्पायर ने पहले अपने कैप्चर में कर लिया। तो बच्चों लेकिन धीरे धीरे करके ओटोमन एम्पायर कमजोर हुआ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है बेटे कि व्हाट इज बाल्कन, बाल्कन क्या है। तो बाल्कन एक यूरोप का एरिया है वेयर प्रेजेंट टाइम पर 11 कंट्रीज आर एग्जिस्टिंग। आप लोग वो 11 कंट्रीज के नाम अपने बुक से लिख लेना। मैं कुछ कंट्रीज के नाम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग सम कंट्रीज लाइक बल्गारिया, लाइक रोमानिया, लाइक ग्रीस, लाइक सीरिया, लाइक रोमानिया। तो इस तरीके से ये अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट 11 कंट्रीज हैं प्रेजेंट टाइम पे। वहां पर बच्चों 11 कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन 11 कंट्रीज का अगर हम नाम बताना चाहें तो उन 11 कंट्रीज के नेम में हमने कुछ नाम बताया, जैसे रोमानिया है, बल्गारिया है, रोमानिया, बल्गारिया, सीरिया, इजिप्ट, ठीक है बच्चों। तो ये जो 11 कंट्रीज है, इसके साथ 11 मतलब पूरे 11 कंट्रीज हैं। मुझे पूरे कंट्रीज के नाम नहीं याद है, लेकिन आप लोग जब नोट से लिखिएगा तो अपनी बुक के हेल्प से लिख लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा। उसमें 11 कंट्रीज के नाम मेंशन है कि इन 11 कंट्रीज के प्रेजेंट टाइम के ये 11 कंट्रीज जिस एरिया पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस एरिया को ही हम लोग बच्चों बाल्कन एरिया के नाम से जानते हैं। दैट एरिया इज कंसिडर्ड एज ए बाल्कन एरिया। तो वो जो 11 कंट्रीज, जिस एरिया पे वो 11 कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी एरिया को हम आज बाल्कन, उस समय बाल्कन का एरिया कहा जाता है। तो बाल्कन के बारे में मैंने बताया कि बाल्कन के एरिया को बेटे ऑटोमन एम्पायर, बाल्कन के एरिया को ऑटोमन एम्पायर ने अपने एम्पायर का एक हिस्सा बनाया। मैं आपको ये भी बताता चला हूँ बच्चों कि अब जो बाल्कन के एरिया के लोग थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। SLAVS, स्लेव्स नहीं बच्चों, स्लाव्स कहा जाता था। बाल्कन के जो ये एरिया के लोग थे इन्हें स्लाव्स कहा जाता था, SLAVS, स्लाव्स। तो स्लाव कौन थे बच्चों, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बाल्कन का द एरिया ऑफ द बाल्कन पर द पीपल ऑफ द बाल्कन्स वर नोन एज ए स्लाव, SLAVS, स्लाव्स। और बच्चों जो बाल्कन का एरिया था ये ऑटोमन एम्पायर के समय ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन धीरे धीरे करके बेटे ऑटोमन एम्पायर अपने
अपने अपने एक पीक पॉइंट के बाद धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा करता है कि जब जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर होना स्टार्ट किया तो बाल्कन के जो ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे उन्होंने बाल्कन के डिकेड रेट को या जो ब्रेक डाउन के रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी कोशिश किया। तो बाल्कन के एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंडीशन को या जो डिकेइंग कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने बेटे मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियनिटी एज वेल एज मुस्लिम्स दोनों कम्युनिटी को आर्मी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दे दिया गया। अब दोनों क्रिश्चियनिटी को भी अलाउड कर दिया गया टू पार्टिसिपेट इन द आर्मी। टैक्सेशन सिस्टम को बेटे बेटर करने की कोशिश की गई ताकि जो बाल्कन का एरिया बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहा है, बहुत तेजी से जो कमजोर हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई। कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश की गई बाय द रूलर ऑफ द बाल्कन। लेकिन बेटे बाल्कन का जो बाय द रूलर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन तो क्वेश्चन इज दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि ऑटोमन एम्पायर के रूलर्स ने ऑटोमन एम्पायर के डिकेड रेट को या मतलब जो कमजोर हो रहा था या कमजोर होने की रेट जो हो रही थी उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी कोशिश किया। तो सबसे पहले आर्मी से रिगार्डिंग कि अब नाउ बोथ क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स बोथ ग्रुप वर अलाउड टू पार्टिसिपेट टू बी पार्टिसिपेट इन द आर्मी एंड दोनों ग्रुप को आर्मी में पार्टिसिपेट करने के अलाउड किया गया। टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया गया। ठीक है बच्चों, टैक्सेशन सिस्टम हुआ रिफॉर्म। इसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे ध्यान दिया गया और इसके बाद बेटे किसी भी जो एम्पायर होता है उसका सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग पावर जो उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इफेक्टिव या स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई। और इस तरीके से बाल्कन के रूलर्स ने ऑटोमन एम्पायर के रूलर ने ऑटोमन एम्पायर को कमजोर होने से बचाने के लिए कोशिश किया। लेकिन बच्चों ऑटोमन एम्पायर बहुत तेजी से कमजोर होता गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ढेर सारे एरिया या बहुत ढेर सारे एम्पायर धीरे धीरे करके बच्चों ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से फ्रीडम गेन करने लगे। जैसे ग्रीस इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रीस वार भी हम पढ़ेंगे अभी, इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस वार। तो बच्चों मैं ये समझा रहा था कि धीरे धीरे करके जब सारे एरियाज फ्रीडम गेन करने लगे, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर होने लगे, तो बाल्कन का एरिया व्हिच वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वो भी धीरे धीरे which was the part of the Ottoman Empire वो एरिया भी अब बाल्कन के प्रॉब्लम से धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर के प्रभाव से या इफेक्ट से या उसके कंट्रोल से धीरे धीरे फ्रीडम गेन करने लगा। और एक ऐसी पोजीशन आई कि ऑटोमन एम्पायर अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से बाल्कन ने अपने आप को फ्रीडम गेन कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रीडम गेन करने के बाद वहां पर एक बेटा एक स्पेशल टेंशन इस क्रिएट हुई क्योंकि बाल्कन का जो एरिया था वहां पर बच्चों मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेज और मल्टी कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते थे, जिसकी वजह से बेटे वहां पर बाल्कन के लोगों के बीच में कोई आपस में कोई यूनिटी नहीं थी और वो आपस में लड़ते थे। रिजल्ट वाज दिस दैट ऑल द पावरफुल जो यूरोप के जो भी पावरफुल बेटे कंट्रीज थे, यूरोप के जो भी पावरफुल कंट्रीज थे वो सब सेंट्रलाइज थे इन द बाल्कन एरिया में। बिकॉज उस समय का जो दौर था बच्चों, उस समय का जो टाइम था दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द इम्पीरियलिज्म। मैं आपको बच्चों यहाँ पर इम्पीरियलिज्म डिफाइन कर दे रहा हूँ, कोलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड तो कोलोनिज्म को भी डिफाइन कर दे रहा हूँ और इम्पीरियलिज्म को भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। बेटा कोलोनिज्म कहा जाता है कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरे पावरफुल कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेता है लेकिन उसको कभी अपने कंट्री का हिस्सा नहीं बनाता है, उससे बेटे हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, इम्पीरियलिज्म। तो व्हाट इज इम्पीरियलिज्म? व्हेन ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल टू अनदर कंट्री कंप्लीटली पॉलिटिकल, मतलब व्हेन ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल द पॉलिटिकली, economically, socially to the other country, to the less powerful country, to weak country, such situation is known as a colonism and the country controlled country is known as a colony। जैसे मैं आपको समझा दूं कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी को उपनिवेशवाद भी हिंदी में कहते हैं।
तो जब कोई पावरफुल कंट्री जैसे इंग्लैंड ने बच्चों इंडिया को, जो इंडिया कम पावरफुल था उस समय के हिसाब से, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया और उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पावर को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस सिचुएशन को हम लोग बेटे कहते हैं कॉलोनी। तो इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, क्योंकि इंडियंस को कभी भी ब्रिटिशर्स अपना कंट्री नहीं कहते थे, वो इंडिया को एक कंट्री नहीं कंसीडर करते थे, वो इंडिया को एक बेटे सब कॉन्टिनेंट कहते थे, ताकि इंडिया में एक नेशनलिज्म की फीलिंग, क्योंकि कंट्री जब तक नहीं होगा तब तक नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है वो नहीं जनरेट होगी, और रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया कभी भी फ्रीडम गेन नहीं करेगा। इंडिया के लोगों के अंदर कभी नेशनलिज्म की फीलिंग्स नहीं आएगी, यूनिटी नहीं आएगी, तो इंडिया कभी फ्रीडम नहीं गेन कर सकता है। वो अलग बातें हैं। मैं आपको सिर्फ कोलोनिज्म में डिफाइन कर रहा हूं। तो कोलोनिज्म कहा जाता है बेटे जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कम पावरफुल कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल पावर में अपना अधिकार कर लेता है, और बट उसको अपना कंट्री कभी नहीं कंसीडर करता, उसे अपने कंट्री का हिस्सा कभी नहीं कंसीडर करता, वहां के लोगों को अपने सिटीजन्स नहीं समझता। ऐसे कंडीशंस को, ऐसे सिचुएशन को बेटा हम लोग कॉलोनी कहते हैं, कोलोनिज्म कहते हैं। और जो कंट्री को कंट्रोल कर लेता है उसे कॉलोनी कहा जाता है। तो इंडिया एक कॉलोनी थी, किसकी थी बेटा? ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने इंडिया को कंप्लीटली हायर अप कर लिया था इसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल पावर को। इस वजह से इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। लेकिन बच्चों जब कोई कंट्री, कोई पावरफुल कंट्री किसी एरिया को या किसी कंट्री को जीत करके अपने में डिसॉल्व कर लेता है, अपने कंट्री का हिस्सा बना देता है, तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म है ना, पावरफुल कंट्री conquer या control to another country या पार्ट ऑफ अनदर कंट्री एंड डिसॉल्व इन इटसेल्फ, उसे अपने कंट्री का हिस्सा बना लेता है, उसको अपने आप में मिला लेता है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं बच्चों हम लोग इम्पीरियलिज्म। जैसे हम कह सकते हैं कि तिब्बत को चाइना ने हायर अप कर लिया और अपने आप में मिला लिया, तो इसे कहेंगे इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब अपनी बाउंड्री को बढ़ा करके, अपनी दूसरे देशों को जीत करके अपने बाउंड्री को बढ़ाना, दैट इज नोन एज इम्पीरियलिज्म। जैसे नेपोलियन ने ढेर सारे एरिया को जीत लिया था और उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो दैट वाज आल्सो नोन एज इम्पीरियलिज्म। तो मैं बता रहा था बेटे कि इम्पीरियलिज्म का वो टाइम था, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ पावरफुल कंट्रीज जो यूरोप के थे बच्चों, वो उस एरिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट थे। मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप वर वेरी मच कंसंट्रेटेड टू दैट एरिया, क्योंकि उस एरिया को हर कंट्री के लोग, क्योंकि वहां पर कोई यूनिटी नहीं थी, वहां के लोग आपस में लड़ते थे, इस वजह से उस एरिया को वहां के पावरफुल कंट्रीज अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। इस वजह से ऑल द पावरफुल कंट्रीज ऑफ द यूरोप वर सेंट्रलाइज्ड इन दैट एरिया। कौन से एरिया में बच्चों? उस बाल्कन के एरिया में सेंट्रलाइज थे, फोकस थे, वो उसी एरिया पे अपना ध्यान लगाए थे। तो इस तरीके से सारी पावरफुल कंट्रीज यूरोप के उस एरिया में अपने आप को सेंट्रलाइज किए हुए थे बच्चों। वहीं पर एक घटना हुई, और वो घटना ये हुई बच्चों, दैट वाज इंसिडेंट व्हिच अकर्ड इन दैट बाल्कन एरिया। घटना ये हुई कि जो बाल्कन के जो सीरिया था बच्चों, सर्बिया था, सीरिया नहीं बेटे, सर्बिया। सर्बिया के लुटेरों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार का, प्रिंस का मर्डर कर दिया। डाकूज ऑफ, या कह सकते रॉबर्स ऑफ सर्बिया मर्डर टू द प्रिंस ऑफ द ऑस्ट्रिया। और रिजल्ट क्या हुआ बच्चों कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया, और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच का वार धीरे धीरे करके बच्चों कुछ कंट्रीज ऑस्ट्रिया की तरफ से जुड़ते गए और कुछ कंट्री सर्बिया की तरफ से जुड़ते गए। और रिजल्ट क्या हुआ कि वही वार, वही छोटा सा वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाल्कन की टेंशन का आउटपुट क्या निकला? फर्स्ट वर्ल्ड वार। व्हाट वाज द टेंशन ऑफ द बाल्कन दैट कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हिच स्टार्टेड in 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड बच्चों 1914 टू 1918 है। 1918 4 साल तक चलने वाला ये वार था। तो ये वार की कंडीशन क्या हुई बच्चों? तो बाल्कन प्रॉब्लम्स का आउटपुट क्या हुआ? बाल्कन प्रॉब्लम्स का एंड कहां पर निकला जाकर के? फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रिया ने अटैक किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के प्रिंस का मर्डर सर्बिया के लुटेरों ने किया था। इस वजह से ऑस्ट्रिया के ऊपर सर्बिया ने अटैक किया, और जब वार ज्यादा बढ़ा तो ऑस्ट्रिया की मदद जर्मनी ने कर दिया। रिजल्ट क्या था? कुछ कंट्रीज जर्मनी की तरफ से जुड़ गए और कुछ ऑस्ट्रिया की तरफ से जुड़ गए, कुछ कंट्रीज सर्बिया की तरफ से जुड़ गए। जो सर्बिया की तरफ से जो ग्रुप जुड़ा वो बाद में आगे चल करके एलायंस कहलाया, और उसमें जो मेन कंट्री थे वो रसिया थे, फ्रांस था, इंग्लैंड था, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, एंड बाद में लेटर एंड ज्वाइंड बाय अमेरिका। जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है, हंगरी था, ये सेकंड वाला ग्रुप था। और बाद में सेकंड वर्ल्ड वार में यही अलायंस और वो काम किया, एक्सिस पावर काम किया, जिसमें एक्सिस पावर के मेन कंट्रीज थे, जर्मनी था, जापान था, इटली था, और हंगरी था, और क्या नाम से अलायंस पावर के मेन कंट्रीज जो थे बच्चों वो फ्रांस था, इंग्लैंड था, रसिया था, लेटर एंड ज्वाइंड बाय अमेरिका।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का आउटपुट ही सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए जो कि बेटे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। प्रैक्टिकली किसी कंट्री को इस तरीके से सप्रेस नहीं किया जा सकता था, लेकिन विनर कंट्रीज ने बेटे जर्मनी के साथ कुछ ज़्यादा ही जो रिस्ट्रिक्टेड लगाए। तो रिजल्ट क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ पर हिटलर जैसे इंसान की ओरिजिन हुई और हिटलर का ओरिजिन ही सेकेंड वर्ल्ड वार का रीजन बना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाल्कन के टेंशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार कराया और फर्स्ट वर्ल्ड वार की टेंशन ने सेकंड वर्ल्ड वार कराया। मुश्किल से 1918 से लेकर के 1939 मुश्किल से 20 साल के डिफरेंस में हमारा सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। तो इस तरीके से बाल्कन की टेंशन का आउटपुट क्या निकला, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार की टेंशन का आउटपुट क्या निकला, सेकंड वर्ल्ड वार। तो आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों बाल्कन के प्रॉब्लम्स, बाल्कन के टेंशन को लेकर के। मैंने बताया कि बाल्कन एक पर्टिकुलर एरिया है और उस पर्टिकुलर एरिया में आज 11 कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन 11 कंट्रीज के नाम आप बुक से देख करके जरूर लिखिए। वो 11 कंट्रीज में बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, इस तरीके से 11 कंट्रीज हैं। वो मुझे 11 कंट्रीज सीक्वेंस से नहीं याद है, ऐसे में नहीं याद आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं नाम नहीं बता रहा। मेरे पास बुक नहीं है, वरना मैं आप लोगों को बुक से नाम भी बता देता। बट प्रेजेंट टाइम आई हैव नो बुक, दैट्स व्हाई द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू कि उन 11 कंट्रीज के नाम आप लोग जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा। वो 11 कंट्रीज के नाम आप जब नोट्स में लिखोगे या जब एग्जाम पूछा जाएगा वो 11 कंट्रीज के नाम लिख दोगे तो टीचर वहीं से आप खुश हो जाएगा, आपको बेटर नंबर देने की कोशिश करेगा। तो वो 11 कंट्रीज, तो बाल्कन आज प्रेजेंट टाइम पे जो 11 कंट्रीज हैं उनके नाम लिखिएगा, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो एंड सर्बिया। तो ये 11 कंट्रीज जो थे, इन 11 कंट्रीज के एरिया को उस समय बाल्कन के नाम से जाना जाता था। ये बाल्कन का एरिया बच्चों पहले ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हुआ। बाल्कन के एरिया के लोगों को स्लाव कहा जाता था, SLAVS स्लाव कहा जाता था। यहाँ के लोगों के अंदर कोई यूनिटी नहीं थी। अधिकतर लोग को कुछ मतलब अधिकतर बेटे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल से ग्रुप से बिलोंग करते थे। दैट वाज द रीजन देयर वाज नो यूनिटी इन दिस एरिया, दे फाइट टू ईच अदर। तो इसका रिजल्ट था कि बाल्कन के एरिया पे मोस्ट ऑफ पावरफुल कंट्रीज ऑफ यूरोप वर सेंट्रलाइज्ड। क्वेश्चन, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि व्हाट वर द एफर्ट्स डन बाय द रूलर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर टू कंट्रोल इट्स डिकेइंग रेट या टू कंट्रोल इट्स वीकनेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कोशिश किया। तो मैंने बताया आर्मी में मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी दोनों कम्युनिटी को अलाउड किया गया, टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। फिर बच्चों मैंने बताया कि बाल्कन के एरिया में विकास टेंशन लगातार थी, लगातार वहां पर लोग आपस में रह रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चों वहां पर पावरफुल, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द इम्पीरियलिज्म एंड आई हैव टोल्ड यू द इम्पीरियलिज्म दैट व्हेन पावरफुल कंट्रीज कैप्चर्ड अनदर लेस पावरफुल कंट्रीज एंड डिसॉल्व्ड इटसेल्फ इन इट्स एंड एक्सपेंस देयर बाउंड्री, दिस इज नोन एज इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म के तो अपनी एरिया की बाउंड्री को बढ़ाने के लिए, अपनी बाउंड्री के एरिया को बढ़ाने के लिए बच्चों मोस्ट ऑफ पावरफुल कंट्रीज ऑफ यूरोप सेंट्रलाइज इन दैट एरिया। बट दैट एरिया में एक इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट क्या था, टेंशन ऑलरेडी was present there and all the powerful countries were centralized already there. Then there was an incident that the prince of the Austria was murdered by the robbers of the Serbia. Result was the Austria attack on the Serbia and that war was converted into the first world war. इस तरीके से हम कह सकते हैं what was the end of the Balkan problems या Balkan tension, that was the end of the war between the Austria, war which was started between the Austria and Serbia चेंज इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वही वार बेटे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही आउटपुट बेटे हमें सेकंड वर्ल्ड वार देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से बाल्कन प्रॉब्लम का आउटपुट फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार थे। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका बाल्कन प्रॉब्लम, बाल्कन टेंशन कंप्लीट हुई। दैट हैज बीन आल्सो कंप्लीटेड, दैट कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू है। तो इस तरीके से बच्चों ये बाल्कन प्रॉब्लम्स का वो चला। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रीस वार। तो मैंने बताया कि बेटा ग्रीस जो था, ग्रीस ये भी बेटे इंडिपेंडेंस का वार जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रीस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। लेकिन बेटे ग्रीस अपने आप में बहुत समय पहले से ग्रीस की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंस थी, ग्रीस की अपनी एक अलग कल्चर थी, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी। इस वजह से उसका इफेक्ट प्रेजेंट था कि ग्रीस बहुत पहले से एक ऑटोनॉमस कंट्री था, एक बिना किसी के कंट्रोल का एरिया था। लेकिन बेटे ऑटोमन एम्पायर ने जब उसे अपने कंट्रोल में कर लिया तो धीरे धीरे करके जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ तो ग्रीस ने अपना इंडिपेंडेंस वार स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर में। और इस वार में सबसे ज्यादा
एक पोएट थे जिनका नाम था बेटे पोएट बॉयरन बॉयरन करके, मुझे थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है लेकिन बॉयरन ही थे। आप लोग बुक में देखते रहिएगा, बॉयरन ही थे। बॉयरन ने बेटे एक बहुत बड़े पोएट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया था फॉर द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। बाद में कहा जाता है कि उनकी फीवर से उनकी डेथ हो गई थी। और इस वार को बेटे और भी पावरफुल कंट्रीज भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ग्रीस की अपनी इंडिपेंडेंस का इतिहास बहुत पुराना था। दैट्स व्हाई द रीजन मनी अदर कंट्रीज वेर आल्सो सपोर्टिंग टू द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तब जाकर के बच्चों जाकर के ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल के थ्रू ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया गया। ठीक है बच्चों, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। मुझे लगता है मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस वजह से मैं इसको कंट्रोल करता हूँ बेटा। मैं आगे के चैप्टर में, आगे की वीडियो में आपको ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस और अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग बाकी के पार्ट पढ़ेंगे। ओके बच्चों।